ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस बूस्टर बैच। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम लोटवानी। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महान बैच में जिसका नाम है क्लास 11th कॉमर्स बूस्टर बैच। एग्जाम आ रहे हैं पास, तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर लिया है, तो सर कुछ ऐसा हमें प्रोवाइड करें जिसमें कम समय में ज्यादा कवरेज हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सीरीज का नाम है बूस्टर सीरीज। दोस्तों, बहुत ही कम वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि बहुत ज्यादा कंटेंट आपको करवा दिया जाए। कम वीडियोस का मतलब इतना भी कम नहीं कि कंटेंट ही हमने खराब कर दिया, ना जी ना। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। पर वीडियोस के अंदर हम कुछ कुछ समराइज्ड तरीके से आपको कुछ इस तरह से सिलेबस करवाएंगे कि एनुअल एग्जाम की तैयारी आपकी परफेक्ट हो जाए। मेरा ये वादा है दोस्तों, मैं अपने सब्जेक्ट में अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि अपने सब्जेक्ट में मैं चीजें ऐसी करवाऊंगा कि अगर आपने किसी दूसरे बैच को कभी लिया हो जिंदगी में, या फिर पूरा सिलेबस जो 6-8 महीने में 9-10 महीने में कंप्लीट होता है, मैं कोशिश करूंगा उतने ही क्वालिटी के साथ इन सभी वीडियोस में बूस्टर सीरीज में आपको मैं करवा के दूं। एनुअल एग्जाम में आप लोग फोड़ के आने वाले हो, ये मेरा वादा है, और आप लोग भी वादा करो अपने आप से, है ना। और इस बूस्टर सीरीज को देखते समय कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, पानी की बोतल साथ में रख के बैठनी है, ठीक है। स्टेडी पोजीशन में बैठना है, टेबल चेयर लेकर के बैठना है, बेड पे बैठ के पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ऑल राइट। और जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, हर वीडियो में जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आप टाइम से निपटाओगे। वीडियोस कंसिस्टेंटली देखोगे, ऐसा नहीं कि एक दिन में 5 वीडियोस देख ली फिर उसके बाद 20 दिन तक कोई वीडियो देखी ही नहीं। ऐसा मेरे सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। बाकी सब्जेक्ट की जो वीडियोस मेरे साथी रिकॉर्ड करेंगे वो भी धुआंधार फैकल्टीज हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, और वो भी आपको जो है टॉप नॉच कंटेंट देंगे। दोस्तों, समझ में आ रही है बात? आप लोगों को बूस्ट करने के लिए हमने ये सीरीज लॉन्च करी है जिसका नाम है बूस्टर सीरीज। ये बैच लॉन्च करा है जिसका नाम है बूस्टर बैच। दोस्तों, काफी सारा कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाता है। वी हैव 3 यूट्यूब चैनल्स। वन इज पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th, अदर वन इज पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12th जो आपके मतलब का नहीं है, एंड आवर मेन चैनल विच इज कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू। तो वहां पर भी आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट की भरमार है, कमी सिर्फ तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी की है। अगर कंसिस्टेंसी लेकर आ जाओगे, डेडिकेशन लेकर आ जाओगे, हार्डवर्क करोगे, रोजाना पढ़ाई करोगे, टाइम से होमवर्क निपटाओगे, तो एनुअल एग्जाम में फोड़ कर आओगे। ये मेरा मानना है। आइए जी, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन का नाम मैंने क्या रखा है? इस सेशन का नाम मैंने रखा है बेस बिल्डिंग सेशन। अकाउंटेंसी में सबसे पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें बहुत सारी थ्योरी होती है, वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाना चाहता। लेट्स बिल्ड सम बेस फर्स्ट, ठीक है। पहली ही वीडियो में अगर मैं आपको अकाउंटिंग के ऊपर बहुत सारी थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, पढ़ाना शुरू कर दूं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। पहले बेस बिल्डिंग जरूरी है दोस्तों। आइए जी, बेस बिल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरा नाम है दोस्तों शिवम लोटवानी। ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। सर, आज क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करवाओगे सर इस वीडियो के अंदर, ये भी बता दो सर। तो भैया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि हो गया है ऑलरेडी, है ना। इस बैच के बारे में मैंने आपको चीजें बता दी हैं। सिलेबस का ओवरव्यू हम कर लेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझेंगे, और ये जो 3 टर्म्स हैं इनको भी समझेंगे, और फिर हम समझेंगे बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं, हम उसको भी समझेंगे। तो बहुत मजा आएगा आपको, बने रहिएगा आप इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल भी जाना नहीं है बीच में आपको कहीं पर। ऑल राइट, चलो भाई, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो किसी भी सब्जेक्ट की तरह अकाउंटिंग भी 100 मार्क्स का वेटेज रखता है भैया क्लास 11th के अंदर। सर, झूठ क्यों बोल रहे हो? पेपर तो 80 नंबर का आता है। हाँ, तो वो इसलिए ना क्योंकि 20 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं चाचा। प्रोजेक्ट वर्क होता है 20 मार्क्स का, जो आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा। नहीं बनाया तो टाइम से बना लो, ठीक है। स्कूल टीचर जो है क्लास 11 में, वही माई बाप है, उनके पाँव छू के प्रणाम करो और उनको बोलो कि भैया गलती हो गई, प्रोजेक्ट वर्क बना के दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मार्क्स वार्क्स मेरे काटना मत। हाँ जी, तो 20 नंबर का तो हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम। तो वो जो 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होता है, उसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड द अदर वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम दे चुके हो और एनुअल्स की तैयारी कर रहे हो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि 2-3 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 2-3 चैप्टर्स हैं, और 24 मार्क्स दिलाते हैं आपको, 24 मार्क्स। जी हां, सही सुना आपने, केवल 2-3 चैप्टर्स हैं और 24 मार्क्स दिलाते हैं आपको। और यहां पर करीब करीब 15-16 चैप्टर्स हैं, जो आपको कितने मार्क्स दिलाते हैं? 56 मार्क्स। तो कहने को तो 56 मार्क्स ज्यादा हैं, लेकिन दोस्तों
जो पर चैप्टर या पर सब्जेक्ट पर चैप्टर वेटेज जो है वो यहां पर ज्यादा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट 2 में। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा कुछ चैप्टर्स कॉमन होते हैं जो हाफ ईयरली में भी आते हैं, एनुअल्स में भी आते हैं, है ना। कुछ चैप्टर ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, लाइक इनिशियल चैप्टर्स, इनिशियल 2-4 चैप्टर्स जो आपको अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी मिलेंगे और आपके एनुअल एग्जाम में भी मिलेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि एनुअल में तो पूरा ही कोर्स आता है। लेकिन समझने वाली बात पता क्या है कि उस फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो चैप्टर्स तब पूछे गए थे तो अलग तरह से पूछे गए थे, अब वही चैप्टर जब एनुअल एग्जाम में आएंगे तो अलग तरीके से पूछे जाएंगे। ये समझने वाली बात है। तो अभी जो ज्यादा वेटेज है वो किन चैप्टर्स की है? जो हाफ ईयरली के बाद वाले चैप्टर्स हैं उनकी ज्यादा वेटेज है। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, स्क्रैच से, बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। अगर लगे कि नहीं नहीं यार इतना भी नहीं यार मेरे को तो आती हैं चीजें, तो 2-3 वीडियोस आगे से आप शुरुआत कर लेना, 2-3 चैप्टर छोड़ के जो मन चाहा चैप्टर आपको लगे वहां से शुरुआत कर लेना। लेकिन मैं तो भैया अपने सारे बच्चों को प्यार करता हूं। कोई अगर बिल्कुल जीरो पे भी खड़ा है ना, अगर आप शून्य पे भी सवार हैं, शून्य पे सवार हैं अगर आप, तब भी आप इस बूस्टर सीरीज को देखकर जीरो टू टॉप पहुंच सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर सब्जेक्ट का नाम तो अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटिंग का मतलब बताओ ना। मैं नहीं बता रहा, सबसे पहले आपको पढ़ना है बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। जब आप एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी लेन देन की प्रक्रिया चलती रहती है। बिजनेस कर रहे हैं आप, दुकान चला रहे हैं अपनी, माल खरीदा, माल बेचा, दुकान का बिजली का बिल भर दिया, दुकान का रेंट भर दिया, किसी को पहले उधार माल बेचा था अब वो पेमेंट दे गया आपको, ऐसे ही आपने किसी से उधार माल खरीदा था पहले, अब आप उसे पेमेंट दे आए। समझ में आ रही है बात? माल मंगाया तो ट्रक का भाड़ा दिया, बना बनाया माल कहीं पर डिलीवर करना था तो उसको भाड़ा दिया। बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं बिजनेस के अंदर, और ये तमाम प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं, जो एक्टिविटीज चलती रहती हैं, इनको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर आपको लगे कि यार ये बंदा बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है तो क्या करना है दोस्तों, मैं तो अपने आप को बदलने वाला हूं नहीं, आप लेकिन इस वीडियो को 1.25x पे देख सकते हैं फिर उस केस में। ठीक है, चलो भाई। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ लिया होगा फर्स्ट चैप्टर में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम करते हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म, जिसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट का लेना देना नहीं होता है। तो जहां बिजनेस है वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। यस, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसी बिजनेस की जो उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। सर फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या होता है? बेटा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मतलब होता है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू में बदलाव आना, आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू में बदलाव आना, आपकी कैपिटल में बदलाव आना। ऑफ कोर्स अगर आप बूस्टर सीरीज को देख रहे हो, है ना, तो इसीलिए क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका है, अब चूंकि इतना टाइम निकल चुका है तो थोड़ी बहुत चीजें आपको ऑलरेडी शायद पता होंगी, थोड़ा बहुत आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में मुझे लगता है पता होगा। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई आया है सिखा के जाएगा, ठीक है। चलो भाई पढ़ लेते हैं भैया, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल के बारे में भी पढ़ लेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मैंने आपको अभी मतलब बताया, अब मैं आपको एक्चुअली जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में बताना चाहता हूं, अकाउंटिंग। व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट? ये सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में है? पीछे मैंने बिजनेस के बारे में बताया, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कहीं पर लिखना जरूरी है कि नहीं है? हमेशा ध्यान थोड़ी रख पाओगे आप अपने दिमाग में, है ना। हाँ, सारी चीजें बेटा सब कुछ आप अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते यार। मैं अभी अगर आपको गाने भी सुना दूं ना, 50 गाने अभी बिठा के, याद नहीं रख पाओगे आप। तो फिर बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शंस तो बहुत बोरिंग है, वो काहे को याद रह जाएंगी आपको, है ना। परसों खाने में क्या खाया था डिनर में, याद है? नहीं याद, नहीं याद। तो बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस कहां से याद रह पाएंगी हमें? उसके लिए लिखना जरूरी है। अब लिख ही रहे हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे ना यार, ऐसे थोड़ी लिख देंगे हिंदी में कि आज हमने 50,000 का माल बेचा, ऐसे थोड़ी होगी अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक ऑर्डर में होगी। तो बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ताकि हमें बाद में उसका फायदा मिल सके, इस पूरी प्रक्रिया को हम अकाउंटिंग बोलते हैं दोस्तों। Accounting is a process of recording business transactions. Accounting is a process of recording business transactions. Business transactions क्या होती हैं? Please refer to previous slide. बता दिया मैंने business transactions क्या होती हैं। तो accounting एक process है जिसके द्वारा हम business transactions को record करते हैं। सर कौन सी वाली business transactions को record करना है? जो financial है बेटा, financial।
सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं जो आपके बिजनेस की किसी चीज पे इफेक्ट डालती हैं? समझ में आ रही बात? उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो हमारे बिजनेस की किसी रिसोर्स पे अफेक्ट नहीं डालती, जिससे हमारे बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता। उन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं दोस्तों नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइए दोबारा से पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू नो द पोजीशन ऑफ कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमें अकाउंटिंग से दो मतलब है। वैसे तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं जो थ्योरी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन मेनली हमें अकाउंटिंग से दो चीजें चाहिए। पहला कि हमें हमारी कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता हो हमेशा, और कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता होने को हम बोलते हैं कि हमें बिजनेस की पोजीशन पता हो। तो उसके लिए हम बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। आपने बैलेंस शीट का नाम सुना होगा, है ना जी? पोजीशन स्टेटमेंट। और क्या पता लगाना है हमें? भैया बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, एसेट, लायबिलिटी क्या है, ये तो पता लगाना ही है। साथ साथ हमें पता लगाना है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में आपने प्रॉफिट या लॉस कितना कमाया। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? इसके लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो मेनली मेरे को अकाउंटिंग से दो चीजें चाहिए होती हैं। मेनली मुझे अकाउंटिंग से दो काम करवाने हैं। पहला कि मुझे अपने बिजनेस की पोजीशन पता हो हर वक्त। दूसरा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बीतने के बाद उस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस भी मुझे पता हो। ये चीजें मेरे को मेरे बिजनेस से चाहिए। मेरे को अकाउंटिंग से इतना कुछ मांगता है। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने क्रिएट करी है। आप भी कुछ टाइम पढ़ लोगे, आप भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्रिएट कर लोगे। सर फिर वो बुक वाली क्यों नहीं पढ़ाई? अरे भाई पहला दिन है, फर्स्ट वीडियो है, नाक से खून आ जाएगा अगर बुक वाली डेफिनेशन अभी पढ़ा दी तो। पता क्या है बुक वाली डेफिनेशन? कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। समझ में आया? कुछ नहीं आया ना? वो इसलिए क्योंकि अभी फर्स्ट डे है, फर्स्ट वीडियो है, आएगा धीरे धीरे। चलो भाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। अच्छा सर ये कौन है? बेटा ये मेरे दूर के चाचा हैं। मजाक कर रहा हूं। ये बहुत पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। ये इन जनाब का नाम है मिस्टर ल्यूका पैसियोली। ये इटालियन मैथमेटिशियन थे एक्चुअली, और इन्होंने अकाउंटिंग को डेवलप करा था सबसे पहले। वैसे तो देखो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ किसी एक कंट्री की नहीं थी। अकाउंटिंग जो है वो रिक्वायरमेंट थी पूरी दुनिया जहान की। अगर इन्होंने डेवलप नहीं भी करी होती तो बाद में कोई डेवलप कर ही देता अकाउंटिंग को। समझ में आ रही है आपको बात? तो खैर ही वॉज द फर्स्ट टू डेवलप द सिस्टम विच वी फॉलो, विच इज डबल एंट्री सिस्टम। अदरवाइज हमारे इंडिया में भी अकाउंटिंग जो है चल रही थी, बही खाता प्रणाली उसको बोलते हैं, है ना जी? सो द इटालियन लुका पैसियोली रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। इनको अकाउंटिंग का फादर कहा जाता है भैया, फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल्सो फादर ऑफ बुक कीपिंग। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में लोगों को बताया। सर डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है? अच्छा अपनी बुक को खोल के देखो एक बार, अपनी बुक खोल के देखो एक बार, उसके कवर पेज पे क्या लिखा है? लिखा है ना डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग, अब तुम कहोगे नहीं नहीं सर वो तो उस पे तो टीएस ग्रेवाल है राइटर या फिर डीके गोयल है। अरे भाई ही वॉज द फर्स्ट जिसने जिसने वो आर्टिकल्स, वो पब्लिशिंग्स दी। उसके बाद तो मैं राइटर बन जाऊं 10 साल बाद, तो मैं थोड़ी बन जाऊंगा फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग तो यही है भैया। समझ में आ रही है बात आपको? खैर अब आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। चलिए स्केल को आगे बढ़ाया जाए। देवी और सज्जनों हाय, ठीक है। चलो बढ़ाते हैं आगे। मैं बार बार तीन शब्दों के बारे में बहुत बात कर रहा था, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज। तो आइए जरा उन तीन शब्दों पे थोड़ी और बातें कर लेते हैं डिटेल में, है ना। व्हाट इज कैपिटल? सर कैपिटल क्या है? अरे भाई कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में जो आपका पैसा लगा हुआ है। खत्म हो गई बात। दैट इज इट। एक ओनर का, एक प्रोप्राइटर का, एक मालिक का अपनी दुकान में जो पैसा लगा हुआ है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। सर झूठ क्यों बोल रहे हो? कैपिटल तो हम देश की राजधानी को बोलते हैं। हाँ यही हरकतें करता है तभी फेल हो जाता है तू। कैपिटल हम अपने बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है हमारा उसको बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल के जरिए भी बताऊंगा बट एक बार पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर क्या होता है सर? बेटा प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक। तो कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स या किसी और एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है।
सपोज आपने कक्षा 12वीं या ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अपने घर वालों से कहा कि यार मुझे बिजनेस करने का है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे अब बिजनेस करने का है। तो आपने क्या करा, घर वालों से कैश ले लिया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हार्ड कैश आपने अपने घर वालों से ले लिया। दूसरा, घर में 3-4 कमरे थे और एक कमरे के अंदर एक एसी टंगा हुआ था जहां कोई जाता वाता था नहीं, तो आपने कहा ये एसी उतार लेता हूं, दुकान में काम आएगा। स्मार्ट डिसीजन। तो एसी भी ले लिया आपने घर वालों से 1 लाख रुपए का, कैश भी ले लिया, एसी भी उठा लिया 1 लाख रुपए का, और घर में फर्नीचर पड़ा हुआ था दादा दादी के कमरे में। आपको लगा इनके कमरे में ज्यादा फर्नीचर किसी काम का नहीं है, ये तो जमीन पे भी सो जाएंगे। ऐसी सोच रखने वाले बहुत बदतमीज लोग होते हैं, कभी मत रखना ऐसी सोच, ठीक है। खैर, घर में थोड़ा एक्स्ट्रा फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो आपने उठा लिया घर से, तो फर्नीचर ले लिया आपने 50,000 रुपए का। तो मैं आपको बता दूं, अब अगर मैं आपकी दुकान में आऊंगा 2-3 दिन बाद आपसे मिलने, एज योर मेंटोर, एज योर एल्डर ब्रदर, है ना, मैं आपके पास आया आपकी दुकान में आपसे मिलने, मैंने कहा हाँ भाई चिंटू क्या बात है, कितने पैसे लग गए तेरे बिजनेस में, तो क्या बोलोगे, 5 लाख रुपए लगेंगे क्या सिर्फ? नहीं, 5 लाख तो हम घर से कैश लाए ना बेटा, उसके अलावा एसी भी तो लाए घर से 1 लाख रुपए की कीमत वाला, फिर फर्नीचर भी लाए 50,000 रुपए का, तो योर कैपिटल बिकम 6,50,000। आपकी कैपिटल 6,50,000 रुपए कहलाएगी। यानी कि कैपिटल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स विच आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। बात समझ में आई? तो दिस इज कैपिटल, ठीक है। दिस इज कैपिटल बेटा। आपने अपने बिजनेस में 3 चीजें इन्वेस्ट कर दी हैं। पहला, आप कैश लेकर गए, दूसरा फर्नीचर, और तीसरा एयर कंडीशनर। कैश हो गया 5 लाख रुपए, फर्नीचर हो गया 1 लाख रुपए, एसी हो गया 50,000 रुपए। तो अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो ये 3 चीजें आपने अपने बिजनेस में लगाई है ना बेटा, जो ये 3 चीजें आपने अपने बिजनेस में लगाई हैं, इनको हम बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ? एसेट्स। कैश एक एसेट है, फर्नीचर एक एसेट है, एयर कंडीशनर एक एसेट है। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टीज, जो आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं, आपकी नहीं, आपके बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज हैं। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मेरी तो प्रॉपर्टीज है वो जो मैंने अपने बिजनेस में लगाई हैं। बेटा एक बार आप अपना पैसा बिजनेस में लगाते हो तो वो पैसा बिजनेस का कहलाता है, ना कि आपका। तो फिर मेरा क्या है बेटा, आपकी कैपिटल है जो कि टोटल 6,50,000 रुपए है। सर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेटा, सब समझ में आएगा, थोड़ा रुक तो जा। समझ में आई बात? थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, सब समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। आप ये क्लेम कर सकते हो कि आपने बिजनेस को पैसा उधार दे रखा है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। ओनर जो है वो असल में ये कह सकता है कि मैंने अपनी दुकान को पैसा उधार दे रखा है, कितना? 6.5 लाख रुपए। लेकिन जो अब जो दुकान के अंदर चीजें पड़ी हुई मिलेंगी, कैश, फर्नीचर और एसी, वो दुकान की कहलाएंगी, मालिक की नहीं कहलाएंगी। ध्यान रखना इस चीज को। तो एसेट्स, जिसके बारे में आपको बता ही दिया, एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। सिंपल डेफिनेशन भाई, एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसी को हम एसेट बोलते हैं। बेसिकली एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज विच इनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन द फ्यूचर। बेसिकली एसेट्स वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी दुकान को, किसी भी बिजनेस को फ्यूचर में कैश बेनिफिट दिलवाएंगी या किसी दूसरे तरीके का बेनिफिट दिलवाएंगी, यानी फ्यूचर में पैसा कमाने में जो मदद करेंगी किसी भी बिजनेस को, उन तमाम चीजों को हम बोलते हैं एसेट्स। सर और बेटर कैसे समझ में आएगा? बस बने रहना, बने रहना, कंसिस्टेंटली बने रहना, बने रहना, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हुए एसेट्स के बेटा? कैश हो गया आपकी दुकान में, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, दुकान के नाम पर अगर बैंक बैलेंस है तो वो भी, अगर किसी से पैसा रिसीव करना है, किसी को उधार दे रखा था, लेना है किसी से, रिसीवेबल बोलते हैं उसको, वो भी हमारी एसेट है। हर वो चीज जिस पे तुम्हारा अधिकार है, हर वो चीज जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, वो तुम्हारी एसेट है। खत्म हो गई बात। क्लियर? इस वक्त तुम्हारे पास जो तुम्हारी कॉपी है, पेंसिल है, पेन है, बैग है तुम्हारा, तुम्हारी वाटर बोतल है, तुम्हारा ये लैपटॉप या मोबाइल फोन या टैब है जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ये टी शर्ट मैंने पहनी है, मेरी प्रॉपर्टी है। ये माइक मेरी प्रॉपर्टी है। ये जो पैनल है ये मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जिस पे तुम्हारा अधिकार है यार, खत्म होगी बात। तो कैपिटल और एसेट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, लाइबिलिटीज का मतलब मैं आपको बता देता हूं। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भैया
ये सब क्यों करवा रहे हो यार इस टाइम पे? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का तो मतलब मुझे पता ही है ना, तो इस टाइम पे आप ये सब क्यों बता रहे हो? दोस्तों ऐसा है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं उसके लिए इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना जरूरी है। ऑल राइट, ऑफ कोर्स डिटेलिंग इसकी होगी बाद में, ये प्रॉपर चैप्टर भी मैं करवाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला, है ना। तो अभी इस बेस बिल्डिंग सेशन में ना तो मैं आपको चैप्टर 1 करवा रहा हूं, ना चैप्टर 2 करवा रहा हूं, ना चैप्टर 5 करवा रहा हूं। मैं आपको कुछ तो मिक्स मिक्स सा करवा रहा हूं दोनों तीनों चीजों का, तो मजा आएगा आपको। हाँ जी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब द अमाउंट विच इज टू बी पेड या टू बी सेटल्ड इन द नियर फ्यूचर। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, वेरी वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। सर ओड का मतलब क्या होता है सर? बेटा अभी बता देते हैं। बेटा ओड का मतलब आपने जो किसी का पैसा देना है वो ओड है। जैसे आपसे मैंने उधार ले लिए 500 रुपए, मैंने उधार लिए आपसे, आप पैसे वाले हो ना, मैंने आपसे 500 रुपए उधार ले लिए, तो मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा कि आई ओ यू ₹500। समझ में आई बात? तो ओ का मतलब होता है जो पैसा आपने किसी का चुकाना है। दोस्तों जब आप बिजनेस करते हो तो दुकान के नाम पर आपको कई बार कर्जा लेना पड़ जाता है, दुकान को आगे बढ़ाना है तो बैंक से लोन लेना पड़ जाएगा, दुकान में माल भरवाना है पर पैसे नहीं है तो माल कई बार उधार भी खरीदना पड़ जाएगा, दुकान के नाम पर बिजली का बिल आ गया लेकिन अभी पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो ये भी कर्जा हो गया एक तरह से। तो दुकान के नाम पर जो भी आपके सर पे कर्जा चढ़ जाएगा उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं बैंक लोन है, या सप्लायर को जो अनपेड अमाउंट आपने देना है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अभी आपका अनपेड है, वगैरह वगैरह। ऑल दीज आर लायबिलिटीज। क्लियर हो गई बात? मैं जब आया इस सेशन को पढ़ाने तो मैंने आपको सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बताया, फिर मैंने आपको अकाउंटिंग का मतलब बताया, फिर मैंने एसेट्स और फिर कैपिटल और लायबिलिटी सबका मतलब बता दिया। चलते हैं आगे दोस्तों। आइए डेटर और क्रेडिटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं, चलो, है ना, एग्जाम्पल के जरिए। मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को, ठीक है। मिस्टर ए ने माल बेचा, माल को अपन गुड्स बोलते हैं बेटा, दुकान में आपको जो भी बेचते हो आप उसको हम गुड्स बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखो माल हम दो तरीके से बेच सकते हैं। अगर आप माल बेच रहे हो नकद, अगर आप माल बेच रहे हो नकद तो उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस, हाँ जी। और अगर आप माल बेच रहे हो उधार तो उसको अपन बोलते हैं बेटा क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो डेटर और क्रेडिटर असल में रिलेशनशिप को कहा जाता है। डेटर और क्रेडिटर किसी चीज का नाम नहीं है, ये इंसानों के नाम होते हैं। डेटर एंड क्रेडिटर इज अ रिलेशनशिप एक्चुअली। मामा चाचा फूफा रिलेशनशिप्स होती है ना, ऐसी डेटर क्रेडिटर भी रिलेशनशिप है। समझने वाले 10 सेकंड में समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझ में आता उनको साल साल भर भी नहीं समझ में आता, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप मेरी दुकान पे आए और आपने कुछ कुछ सामान खरीदा मेरी दुकान से, मैंने कहा पैसे, आपने कहा सर बाद में, मैंने कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने कहा पैसे, आपने कहा सर बाद में, मैंने कहा कोई बात नहीं बाद में दे देना। तो जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं देते तब तक के लिए आप कहलाओगे मेरे डेटर। हाँ जी, बी साइलेंट होता है, बी को पढ़ना नहीं होता, डेबिटर नहीं पढ़ना होता, इसको डेटर पढ़ना होता है। तो जब तक आप मेरे पैसे मुझे नहीं देते तब तक के लिए आप कहलाओगे मेरे डेटर और मैं कहलाऊंगा आपका क्रेडिटर। ए और बी के एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं दोस्तों। ये ए है, ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को गुड सोल्ड करे, है ना जी, कितने रुपए के? 10,000 रुपए के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसने अगर इसको माल बेचा है तो ये बंदा इस बंदे को पैसे देगा, है कि नहीं? पर बी ने ए को पैसे नहीं दिया, बी ने ए को दिया प्रॉमिस। सामने वाला या तो करता है पे या फिर सामने वाला करता है प्रॉमिस टू पे। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसे नहीं दिए, प्रॉमिस दिया है। तो ऐसे में दोस्तों मिस्टर ए जो है वो क्या कहलाएगा, डेटर या क्रेडिटर?
ए कहलाएगा दोस्तों क्रेडिटर और मिस्टर बी कहलाएगा डेटर। खत्म हो गई बात। जिसने पैसे देने हैं वो डेटर है और जिसको पैसे रिसीव करने हैं वो क्रेडिटर है। समझ में आई बात? आप और मेरे एग्जाम्पल में, आप आए थे मेरी दुकान पे, आपने माल खरीदा उधार, पैसे नहीं दिए, तो जब तक आप मुझे मेरा पैसा नहीं देते तब तक के लिए आप कौन हो? डेटर। मैं कौन हूं? क्रेडिटर। एज सिंपल एज दैट। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं मिस्टर ए क्रेडिट बन जाएगा ना यार, क्रेडिटर बन जाएगा ना, क्योंकि मिस्टर ए ने क्रेडिट दिया है, उधार दिया है, मिस्टर ए क्रेडिटर बन जाएगा। लेकिन मिस्टर ए दुनिया जहान का क्रेडिटर नहीं है, सिर्फ एक बंदे का क्रेडिटर है। किसका? मिस्टर बी का। सो ही इज क्रेडिटर ऑफ मिस्टर बी। ऐसी मिस्टर बी डेटर सबका नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। मिस्टर बी डेटर किसका है? मिस्टर ए का। आई होप आपको चीजें ढंग से क्लियर हो रही होंगी बेटा, है ना? चलो भाई, अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। हाँ, खुश तो आप हो रहे होगे बहुत अपना फेवरेट कार्टून देख के। यहां पर छोटा भीम, भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। जी, तो दोस्तों अब जो कंसेप्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इस कंसेप्ट का नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है, ये क्या कहता है? बेटा जो भी कहता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत जो बिजनेस का ओनर होता है, ये जो भीम है ना, इसने असल में एक दुकान खोल ली है। ये फल सब्जियों की दुकान इसने खोल ली है, ठीक है? ये दुकान आप देख सकते हैं। तो ये है ओनर और ये है ओनर की दुकान, यानी उसका बिजनेस, विच मीन्स कि ही इज द बिजनेस मैन एंड दिस इज द बिजनेस। तो बेटा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अब देखो, भीम अगर बिजनेसमैन है तो उसने बिजनेस में कुछ पैसा लगा रखा होगा। मान के चलते हैं उसने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं अपने बिजनेस में। क्या कह रहे हो सर, इस दुकान की शक्ल देख के तो लगता नहीं 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। चलो 1 लाख रुपए लगा रखे हैं भाई। तो मिस्टर भीम ने, मिस्टर बी सही बोला मैंने, भीम ने अपनी दुकान को क्या दिया सर? 1 लाख रुपए दिया। और आपको तो पता ही होगा मालिक का जो पैसा बिजनेस में लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, कैपिटल। तो भीम ने अपनी दुकान को सॉरी, भीम ने अपनी दुकान को 1 लाख रुपए दिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें मालिक को और उसके बिजनेस को हमेशा अलग मान के चलना है। हमारे लिए भीम अलग है और भीम की दुकान अलग है, और यह मान के चलना है कि भीम ने जो 1 लाख रुपए दिए हैं अपनी दुकान को, तो दुकान के मुताबिक वो पैसा चुकाना है बाद में हमने भीम को। तो वो जो 1 लाख रुपए हैं वो असल में इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। आप दोनों को इंसानों की तरह मान के चलो, दोनों को अलग अलग पहचान दो, और पहचान को ही बोलते हैं हम एंटिटी। इसीलिए दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दोस्तों समझ में आई बात? इसीलिए दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दोनों की अलग अलग पहचान है। मैं कह रहा हूं दोनों को इंसानों की तरह मान के चलो आप। अगर यही भीम 1 लाख रुपए किसी इंसान को दे रहा होता तो उस इंसान के ऊपर कर्जा चढ़ता कि नहीं चढ़ता? ऐसे ही हम ये मान के चलेंगे कि दोनों की अलग अलग पहचान है। भाई ने अगर दुकान में पैसा लगाया है तो दुकान के नजरिए से, दुकान के पर्सपेक्टिव से वो जो 1 लाख रुपए हैं वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। ओनर के प्रति हमारी लायबिलिटी चढ़ गई है 1 लाख रुपए की। पक्का समझ में आई बात? दिस इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सर ये क्यों बताया आपने अभी हमें? बताता हूं अभी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया। आओ देखो जरा, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देता हूं मैं आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कैसे है। ये मैं हूं दोस्तों, और ये मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूं। हालांकि आजकल तो मैं जिम नहीं जा पा रहा हूं, पिछले 2-3 महीनों से तो मैं काफी श्रिंक हो गया हूं, ठीक है, बट हाँ मैं जिम जाता हूं आमतौर पर। तो ये आपने देखा एक बंदा जिम गया हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है एसेट्स और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ऑफ कोर्स वेट इक्वली होगा।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है सर किसी भी बिजनेस में जितनी एसेट्स होंगी ना वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर रहेंगी। किसी भी बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होंगी वो हमेशा किसके बराबर रहेंगी? लायबिलिटीज और कैपिटल के। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहां से पैदा होती है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से पैदा होती है, जो मैंने आपको भी पीछे बताया था। देखो जरा बताता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है। अभी अभी मैंने आपको बताया अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है सर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। किसी भी बिजनेस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप जितनी भी एसेट्स चेक करोगे, जितनी भी एसेट्स दुकान में पड़ी होंगी वो हमेशा किसके बराबर बैठेंगी? जितना मालिक ने पैसा लगाया था प्लस जितना आपने कर्जा करा। सिंपल। आओ देखते हैं जरा। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसा हमेशा साबित होगा किसी भी बिजनेस में। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिएगा और ये मैं प्रूव भी करूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में, है ना। अभी चलो प्रूव कर देता हूं मैं आपको। एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया था पीछे एक एग्जांपल में, याद है आपको? घर से आप कुछ एसेट्स लाए थे, घर से आप कुछ एसेट्स लाए थे जिसमें कैश था, जिसमें एसी था, जिसमें फर्नीचर था। बेटा कैश घर से हम लाए थे 5 लाख रुपए, एसी था 50,000 रुपए का और फर्नीचर था 1 लाख रुपए का, और यही हमारी कैपिटल भी थी। तो कैपिटल और एसेट्स में कोई फर्क नहीं है वैसे तो, क्योंकि देखो अगर आप इन तीनों चीजों को इंडिविजुअली देखोगे तो ये एसेट्स कहलाएंगी और इनका जो कलेक्टिव टोटल है 6.5 लाख रुपए वो कैपिटल कहलाएगा। लेकिन हम एसेट्स और कैपिटल को अलग रखते हैं। हम ये कहते हैं कि एसेट्स इज नॉट कैपिटल, बल्कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल। तो कैपिटल आपके बिजनेस की कितनी हो गई सर? 6,50,000। अब सर ये जो इक्वल टू का साइन है ये दोनों को अलग अलग रखता है। हम ये जरूर कहते हैं कि द सम टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, लेकिन हम कैपिटल को एसेट्स के इक्वल नहीं कहते। मतलब हम ये नहीं कहते कि एसेट्स का ही दूसरा नाम कैपिटल है, ना जी ना। एसेट्स इक्वल होती हैं कैपिटल के, लेकिन एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल नहीं है। दोनों शब्दों का मतलब अलग है, क्योंकि हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ओनर का नहीं है ये कैश। एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके बाद ओनर का नहीं है ये कैश। एसी अब ओनर का नहीं है, एसी फर्नीचर ओनर का नहीं है। ओनर का क्या है फिर? ओनर की कैपिटल है 6.5 लाख रुपए की। ओनर ये जरूर कह सकता है कि मैं इस दुकान से 6.5 लाख रुपए क्लेम करता हूं, लेकिन ये जो एसेट्स हैं ये बिजनेस की कहलाती हैं। किसकी कहलाती हैं? बिजनेस की। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में आपको थोड़ा सिली जरूर लगेगा कि यार ये क्या बात हुई कि एसेट जो है वो बिजनेस की है और कैपिटल जो है वो ओनर की है। ये धीरे 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 आपको समझ में आता चला जाएगा जैसे जैसे आप अकाउंटिंग की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे चढ़ते जाओगे। एंड एसेट्स आर नॉट जस्ट इक्वल टू कैपिटल, बल्कि इट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चलो ये थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। प्लस लायबिलिटीज देखते हैं जरा। एक बात बताओ, आपके बिजनेस में कैश, एसी और फर्नीचर ये तीन चीजें पड़ी हुई हैं, है ना। आपको लगा कि यार फर्नीचर या एसी, सर्दियां आ रही हैं, एसी किसी काम का नहीं है, एसी बेच देते हैं। 50,000 रुपए का एसी आपने बेच दिया तो एसी खत्म हो गया और ये 50,000 रुपए कैश आपके पास आ गया। अब आपके बिजनेस की स्थिति क्या है कि आपके पास कैश है 5.5 लाख रुपए और आपके पास फर्नीचर ज्यों का त्यों है 1 लाख रुपए का। अब मुझे बताओ, दो एसेट्स हैं आपके पास, दोनों का टोटल करो अभी भी कितना आ रहा है? 6.5 लाख रुपए। और आपकी कैपिटल भी कितनी है? 6.5 लाख। लायबिलिटी इस वक्त कोई है नहीं, जीरो है। लेकिन हां, एसेट्स का टोटल सिर्फ कैपिटल के इक्वल नहीं आता, बल्कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल आता है। आपको लगा दुकान में पैसे कम है, 1 लाख रुपए उधार लेते हैं, 1 लाख रुपए आपने किसी दोस्त से उधार ले लिए, तो क्या होगा? आपका कैश जरूर बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए से, लेकिन आप साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी 1 लाख रुपए से। तो अब स्थिति क्या होगी कि अब आपके बिजनेस में कैपिटल है 6,50,000, लायबिलिटी भी है 1 लाख रुपए की, और आपके बिजनेस में जो एसेट्स हैं उसमें फर्नीचर 1 लाख रुपए का है और कैश हो चुका है 6,50,000। तो भैया आपके बिजनेस में जो दो एसेट्स हैं उनका टोटल है 7.5 लाख, जबकि कैपिटल तो घर से सिर्फ 6.5 लाख आई थी। तो इसलिए एसेट्स का जो टोटल होता है इट इज नॉट जस्ट इक्वल टू कैपिटल, बल्कि इट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा ना 7.5 लाख। अब यहां भी 7.5 लाख है और यहां भी 7.5 लाख है।
ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस भी मैं आपकी करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आगे चलते हैं। अगर आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब सही से पढ़ा था जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर करें। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन 2021 का क्वेश्चन है, पढ़ो जरा ध्यान से। हाँ जी, करो जरा आंसर। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। निम्नलिखित में से क्या एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? देख लेते हैं। हमने विड्रॉ करा 10,000। विड्रॉ करने का मतलब होता है बेटा बिजनेस में से कुछ जब आप निकाल लेते हो घर के लिए। हमने विड्रॉ करा 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ने, मालिक ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए दुकान में से 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। ट्रांजैक्शन है यार ये तो, क्योंकि हर वो चीज एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिससे बिजनेस की किसी चीज पे फर्क पड़ता हो। अगर बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इन तमाम चीजों पे फर्क पड़ रहा है, प्लस या माइनस फर्क पड़ रहा है, तो मतलब वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा, प्रोपराइटर ने विड्रॉ करे 20,000, कहां से? बैंक अकाउंट से। लेकिन बैंक अकाउंट किसका था? उसका अपना वाला नहीं था, फर्म का बैंक अकाउंट था, मतलब दुकान का बैंक अकाउंट था। तो प्रोपराइटर ने दुकान, अब दुकानों का बैंक अकाउंट होता है ना यार, तुम कई दुकानों को पैसे देते हो ना पेटीएम से, तो वो कहां जाते हैं? दुकान के गल्ले में थोड़ी आ जाते हैं, दुकान के बैंक बैलेंस में जाते हैं। तो प्रोपराइटर ने दुकान के बैंक अकाउंट से पैसा पे करा अपने बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए। सर ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि दुकान का बैंक बैलेंस कम होगा इससे। अगला, प्रोपराइटर ने विड्रॉ करे 12,000 रुपए फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। सर यही आंसर, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल खाते से पैसा विड्रॉ करा अपने बेटे की फीस पे करने के लिए। बिजनेस में कुछ आया? नहीं। बिजनेस में से कुछ गया? नहीं। इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर भी डी को देख लेते हैं भैया। डी में लिखा है गुड्स निकाल लिए उसने 3,000 रुपए के पर्सनल यूज के लिए, यानी बिजनेस में से पैसा नहीं निकाला बल्कि बिजनेस का माल, गुड्स निकाल लिए अपने घर के इस्तेमाल के लिए। ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो सी इज नॉट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज सोचो, अभी आपको ये वीडियो देखते हुए 35-40 मिनट हुए होंगे, है ना? और इस वक्त भी आप एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर सकते हो। तो सोचो अगर ये कुछ 40-50 वीडियोस अगर आपने कवर कर ली तो एग्जाम में फोड़ के ही आओगे, मेरा वादा है ये आपसे। सिर्फ बने रहना है आपको। ये क्वेश्चन जान के डाला है, इस क्वेश्चन का अभी कोई मतलब नहीं था, जान के डाला है क्वेश्चन, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा लेट हो गए हो, और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था मैंने, तो ये पूछ रहा है आपसे, कह रहा दिमाग लगाओ, बताओ कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। बताओ बताओ, शाबाश। विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग? अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, बिजनेस में जो भी एसेट्स होती हैं उसका टोटल किसके बराबर बैठता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ढूंढ लो, एसेट्स आर इक्वल टू, अरे यार ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा, लायबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। नहीं 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 नहीं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। नहीं 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 नहीं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये हो सकता है। कैपिटल का एक बार फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। अगर दोस्तों एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अगर एसेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर आता है, तो अगर मैं कैपिटल को इधर ही रहने दूं तो लायबिलिटी उधर जाएगी, तो माइनस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस। तो बेटा कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, है कि नहीं? कैपिटल हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ऐसे लड्डू लड्डू क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आओ जरूर आगे चलते हैं। बेटा फिल इन द ब्लैंक खेलना है, बचपन में खेला था ना, रिक्त स्थानों को भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है। इट इज नॉट एन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, 3 ऑप्शंस हैं और तीनों ब्लैंक्स को आपने भरना है, फटाफट से भरो। हमेशा चीजें जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि यार सच में ये बिजनेस हो रहा है, सच में मैं इस बिजनेस को इमेजिन कर पा रहा हूं, तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। जी दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर से हमें ब्लैंक्स को भरना है। हमें तो पता ही है कि द एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्या? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
तो भैया एक दुकान थी, उस दुकान के अंदर एसेट्स, जब दुकान का गेट खोला तो हमें जगह जगह एसेट्स दिखती है ना दुकान में माल पड़ा होता है। अब माल जो दुकान में पड़ा है वो बिकने से पहले तो एसेट ही है, फर्नीचर है दुकान में, कैश है, दुकान का बैंक बैलेंस भी है। तो जब आपने किसी दुकान में एंटर करा तो वहां आपको एसेट्स दिखी 20,000 रुपए की, पर दुकान के नाम पर कर्जा भी ले रखा है 5,000 रुपए का, यानी कि 20,000 रुपए की एसेट्स में से 5,000 रुपए की एसेट्स कर्जे की वजह से आई हैं। तो हमारी दुकान में एसेट्स हैं 20,000 रुपए की, लेकिन 5,000 रुपए का कर्जा भी है। तो समझ जाओ घर से मालिक सिर्फ 15,000 रुपए की कैपिटल लाया था। तो भैया कैपिटल यहां पर हो गई 15,000 रुपए। कितना तो सिंपल है ना जी, क्योंकि दुकान की एसेट्स तो कर्जा लेकर भी बढ़ी जाएंगी ना यार। अब अगर आप मुझसे कर्जा ले लो 5-10 लाख रुपए का, उससे भी तो आप गाड़ी या बाइक खरीद ही लोगे ना, तो घर में तो आपके एसेट बढ़ जाएगी, लेकिन आपको यह भी पता है साथ साथ कि कर्जा भी बढ़ा है। दूसरे एग्जाम्पल में एसेट्स कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि मालिक का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है 10,000, प्लस मालिक ने 5,000 रुपए का कर्जा भी कर रखा है। तो भैया दुकान में फिर 15,000 रुपए की एसेट्स नजर आनी चाहिए, है कि नहीं? वरना कैपिटल वाले, और वो 5,000 कहां गए जो कर्जा लिया था बाहर से। तो 15,000 रुपए एसेट्स यहां पर हो जाएंगी दुकान के अंदर। सर तीसरे एग्जाम्पल में दुकान में जब हम गए हमें एसेट्स नजर आई 10,000 रुपए की, लेकिन घर से जो हम कैपिटल लाए थे वो तो सिर्फ 8,000 थी, मतलब 2,000 रुपए कर्जा भी लिया गया है। तो लायबिलिटीज की वैल्यू हो गई सर 2,000 रुपए। मजा आया फिल इन द ब्लैंक्स खेल के? अब बताओ मुश्किल तो नहीं लग रही चीजें? हाँ मुश्किल लग रही हैं तो भी बता देना, उसका भी हल निकल आएगा, ठीक है? चलो भाई अब बताओ विच इक्वेशन इज करेक्ट, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। ये एक्चुअली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ना, कहीं दीवानगी में कुछ भी करने बैठ जाओ, ठीक है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शंस में एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज का कुछ कुछ कॉम्बिनेशन गिवन है। आपको बताना है विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। सर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट बैठेगा बताओ जरा? बताओ। कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हो ना सारे, जैसे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट वाला, इसमें कह रहा है भाई बिजनेस के अंदर एसेट्स हैं 8,20,000 रुपए की, ठीक है मान लेते हैं। घर से कैपिटल कितनी आई थी 280, और कर्जा 11 लाख रुपए का है। तो भाई अगर कर्जा 11 लाख का है, मतलब बाहरी दुनिया से आपने कर्जा ले लिया 11 लाख, अपने घर से आप लाए थे 280, तो बिजनेस में तो 13,80,000 रुपए की एसेट्स होनी चाहिए ना फिर उस केस में। तो पहला ऑप्शन तो हो गया बेटा इनकरेक्ट। दूसरे ऑप्शन में 8,20,000 रुपए का आपका कर्जा है और 1,15,000 रुपए आप घर से लाए थे कैपिटल, तो 8 और 1 9,35,000, 935 एसेट्स होनी चाहिए। एसेट्स ज्यादा कहां से आ गई? दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तीसरे ऑप्शन में बेटा 6,60,000 आपके पास कर्जा है, 1,25 आप घर से कैपिटल लाए थे। दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज 660 और 125 हो गया 7 लाख और 85,000। सी पार्ट इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं आप? सी पार्ट में जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट बैठ रहा है। 785 इज इक्वल टू 125 प्लस 660। डी पार्ट में आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन फिर हिला पड़ा है, यहां 6 लाख कुछ है, यहां 1 लाख कुछ है, जबकि वहां सिर्फ 542 है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, देयर इज अ हाई चांस। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे मैंने बार बार बातें करी हैं आपसे, जो बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्या? एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आइए इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली एक फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ही है ना। मतलब आप सोचो, अगर मैं घर से कैपिटल लाता हूं 1 रुपए, तो मेरे बिजनेस में 1 रुपए की एसेट नजर आएगी, तो वो 1 रुपया एक ही है, वो 2 रुपए नहीं हो गए हैं। लेकिन हम 1 रुपया अलग लिखते हैं 1 रुपया अलग लिखते हैं, बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये है सर ये फॉर्मेट होता है दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले आपको लिख देना होता है प्यार से अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने के बाद आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। सीरियल नंबर इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। यहां आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी, जो घटना घट रही है वो आप यहां पर लिख देंगे। इधर आ जाएंगी आपकी एसेट्स, यहां कैपिटल और लायबिलिटीज। और मैंने तो पहले ही कहा था कैपिटल और लायबिलिटीज का जो सम होगा
वही आपकी एसेट्स का भी सम टोटल होगा। ऑलराइट, अब इस चीज को प्रूव करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा सर क्वेश्चन। हमें बोला गया है ड्रॉ एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमारे पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस है और इन 5 ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करनी है। लिखा है अल्फा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। अल्फा मेरा नाम भी है दोस्तों, ठीक है, बच्चे प्यार से मुझे अल्फा ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं, मां सरस्वती की कृपा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमने कंप्यूटर परचेज करा 50,000 रुपए का, और फिर हमने गुड्स परचेज करे 30,000 रुपए के। सर गुड्स का मतलब क्या होता है? बेटा गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आप धंधा कर रहे हो। मैंने तो आपको नहीं बोला कि हमारा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, तो जब तक मैं कह ना दूं तब तक के लिए कंप्यूटर को हम गुड्स नहीं बोलेंगे। फिर क्यों खरीदा हमने कंप्यूटर? अरे भाई बिलिंग विलिंग करने के लिए खरीदा है यार। जिस चीज को बेचने का आपका धंधा है उसको हम गुड्स बोलते हैं या फिर स्टॉक बोलते हैं। जैसे अगर मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन्स बेचने का, तो मोबाइल फोन्स को मैं गुड्स बोलूंगा। माल बोलते हैं ना, माल की दुकान में माल खत्म हो गया है, माल आना है, माल मंगाया है, तो माल को हम गुड्स भी बोलते हैं दोस्तों। चलो भाई, फिर उसके बाद हमने फोर्थ ट्रांजेक्शन में माल बेचा जिसकी लागत थी 10,000 और हमने पार पे बेचा। बेटा एट पार का मतलब होता है 10,000 रुपए का माल हमने 10,000 में ही बेच डाला, हमने प्रॉफिट नहीं कमाया अभी के लिए। दुकान नई नई है ना, हम चाहते हैं थोड़ा सा नाम हो जाए पहले, इसलिए जितनी कॉस्ट है उतने में ही माल बेच दिया हमने, ठीक है। सेल प्राइस हमने ज्यादा नहीं रखा, और फिर हमने दुकान का किराया पे कर दिया 2,000 रुपए, क्योंकि दुकान हमारी नहीं है, किराए की दुकान है, 2,000 किराया पे कर दिया। इन सभी ट्रांजेक्शन्स में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कभी भी चेक कर लेना, जो आपके बिजनेस में एसेट्स होंगी वो हमेशा किसके इक्वल पाई जाएंगी? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप कभी भी चेक कर लेना। और आज क्योंकि आपका पहला सेशन है, बेस बिल्डिंग सेशन है, इसलिए मैं करवा रहा हूं लड्डू क्वेश्चंस। क्या करवा रहा हूं? लड्डू क्वेश्चंस, छोटी छोटी क्वेश्चंस। लेकिन धीरे 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 जब आपकी भी नॉलेज बढ़ती जाएगी, है ना, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, तो हम धीरे धीरे डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस भी करवाते चलेंगे आपको, सो दैट एनुअल एग्जाम के वक्त आप उस बच्चे के बराबर हो जो बच्चा मार्च अप्रैल से ही पढ़ने लग गया था, है ना। तो आप उससे अभी तो थोड़ा सा पीछे हो, लेकिन अभी बराबर पहुंच जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। अच्छा, स्कूल में यूटीज भी आते हैं, फाइनल एग्जाम से पहले यूटीज आते हैं, कुछ दिसंबर जनवरी के महीने में यूटीज आ जाते हैं। तो उन यूटीज का जो सिलेबस है वो पहले देख लेना वीडियोस में, सिंपल सी बात है। फोड़ के आना है, बस फोड़ के आना है, फिर मुझे मैसेज करना है। चलो भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, भाई घर से बना के लाया है फॉर्मेट, है ना, भाई आया है सिखा के जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले अपने को क्या लिखना होता है जल्दी से बता दो? अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, एक और खूबसूरत चीज मैं आपको बताता हूं। असल में जिस भी बिजनेसमैन की बुक्स में आप ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो भी बिजनेस का या बिजनेसमैन का नाम है, सबसे ऊपर आपको वो लिखना होता है एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट हियर इन द बुक्स ऑफ अल्फा, और फिर हमें यहां पर लिख देना है सर जो हम बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं सर? हम बना रहे हैं सर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बना रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मेट में कोई समस्या तो नहीं है ना? फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा क्यूट सा फॉर्मेट बनाया है। सीरियल नंबर इधर, ट्रांजैक्शंस क्या होती है बता दूंगा, एसेट्स हम सारी की सारी यहां लिख देंगे, कैपिटल और लायबिलिटीज को हम ऐसे लिख देंगे। इस चैप्टर का वेटेज फर्स्ट यूटी में अगर आता है तो काफी वेटेज होता है, हाफ ईयरली तक भी इसका वेटेज अच्छा खासा होता है। एनुअल्स तक आते आते इस चैप्टर का वेटेज उतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एनुअल एग्जाम में, नहीं तो 4 नंबर का तो होगा ही होगा ऑफकोर्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्चुअली, और इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज का सेट भी बनता है, वो भी आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। तो मिस नहीं करना सर, आपको कुछ भी मिस नहीं करना, टाइम बहुत है और वीडियोस हैं ये तो, है ना। ये कोई लाइव सेशन तो है नहीं कि 4 बजे 5 बजे 6 बजे ही अटेंड करना है। दीज आर जस्ट वीडियोस। रात को 2 बजे देखने का मन कर रहा है 2 बजे देख लो, नींद नहीं आ रही 2-3 वीडियोस ही निपटा ली, पेन चलाने का मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, पूरी वीडियो आराम से बैठ के देख लो, प्रैक्टिस सुबह कर लेना, लेकिन प्लीज पढ़ लो। एनुअल एग्जाम में जब आप फोड़ के आते हो और मैसेज करते हो ना हमें इंस्टाग्राम पे, सच में वो हमें एक हाई देता है, वो हमें खुशी देता है, जो खुशी हमें पैसा या कोई भी मटेरियल चीज नहीं दे सकती, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहली फॉर्मेट को ध्यान से समझ लेना बेटा। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये वाला स्पेस आपको खाली रखना पड़ेगा। ये वाला क्यों खाली रखना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो सर सबसे पहली ट्रांजैक्शन, अल्फा ने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए कैश से, तो कैसे लिखना है जी अपने को? सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शंस में लिख देना अपने को स्टार्टेड बिजनेस, दैट्स इट।
स्टार्टेड बिजनेस। कितने रुपए से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सर? 5 लाख रुपए से। तो एक ओनर जो कि मैं ही हूं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, मैं अपने घर से 5 लाख रुपए लाया, 5 लाख रुपए लाया ना मैं घर से, ज्यादा चीजें तो नहीं, तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। तो कैपिटल के जस्ट नीचे आप यहां पर लिख देंगे 5 लाख। अब घर से जो हम चीजें लाते हैं वो अलग अलग रूपों में होती है। कई बार हम घर से कैश, फर्नीचर, एसी, बहुत सारी चीजें ले आते हैं, लेकिन मेरे घर पे वो सब चीजें थी नहीं, तो मैं सिर्फ कैश लाया। तो मेरे बिजनेस में कौन सी एसेट आ गई? कैश। तो कैश का कॉलम क्रिएट करके उसके नीचे भी हमने लिख दिए 5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, ये 5 लाख और ये 5 लाख इक्वल है कि नहीं है? अच्छा, इस वक्त मैंने दुकान के नाम पर, पर्सनल मेरा कर्जा हो सकता है, पर्सनल मैंने किसी दोस्त के पैसे देने हैं, किसी को किसी के साथ मैंने उस दिन मोमोज खा लिए थे, वो पैसे देने, वो अलग बात है। दुकान के नाम पर तो मैंने कर्जा नहीं लिया किसी से, तो दुकान में कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी जीरो है। प्लस के नीचे प्लस, लायबिलिटी के नीचे जीरो। अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड है। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन। आप देख सकते हैं इधर भी 5 लाख है, आपको हॉरिजॉन्टली देखना है सब कुछ, टोटलिंग के वक्त हॉरिजॉन्टली देखना है, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम इसके तुरंत बाद। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने परचेज कर लिया कंप्यूटर 50,000 रुपए का। सर 50,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदोगे तो बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचो, दुकान को इमेजिन करो, अभी आप एक खाली दुकान में बैठे हो जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है। अब 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है। अब इससे तो बिजनेस चलेगा नहीं, कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, बेचनी भी पड़ेंगी। तो हमने सबसे पहले कंप्यूटर खरीदा कि यार कंप्यूटर मंगाते हैं, है ना, क्योंकि कस्टमर आएगा, बिलिंग विलिंग भी करनी पड़ेगी। तो हमने कंप्यूटर खरीद लिया। कितने रुपए का कंप्यूटर खरीदा है सर? 50,000 रुपीज का। बेटा 50,000 रुपए कंप्यूटर खरीदा, तो ट्रांजैक्शन में डिफाइन करना है कि क्या हो रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे जी परचेज्ड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर खरीदने से क्या फर्क पड़ता है? जो 5 पेटी आपके पास कैश पड़ा हुआ था, 5 लाख रुपए जो आपके पास कैश पड़ा हुआ था, वो कम हो जाएगा 50,000 रुपए से। तो कैसे उसको दिखाना है आपको? यहां पर आपको कैश में से माइनस करके दिखाना है सर 50,000 रुपीज। पर आपके बिजनेस के पास एक दूसरी एसेट भी आ जाएगी, कंप्यूटर। तो एसेट्स में आपको एक और कॉलम क्रिएट कर देना है, यहां पर एक और एसेट क्रिएट कर देनी है सर, जिसका नाम क्या है? कंप्यूटर। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब हो रही थी तब कंप्यूटर था हमारे पास? नहीं, उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, उस वक्त कंप्यूटर की वैल्यू 0 थी। अच्छा, मीनवाइल मुझे एकदम से पता नहीं क्यों बीच में एक चीज याद आ गई। आप कोई भी चैप्टर अगर देख रहे हो बूस्टर सीरीज में, लेकिन अगर आपको लगता है यार बूस्टर सीरीज में कोई भी चैप्टर अगर मैं निपटाऊं तो उसके ना 2 लेक्चर हैं या 3 लेक्चर हैं, मुझे एक ही लेक्चर में एक चैप्टर खत्म करना है क्योंकि मेरा कल सुबह यूटी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? सर हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। आप इस चैनल पे जाइए और इस चैनल पे हमारी पूरी टीम ने, मेरे जितने और साथी हैं, हम सब लोगों ने 1 शॉट वीडियोस डाली हुई हैं अपने सारे चैप्टर्स की। तो एक ही शॉट में अगर चैप्टर खत्म करना है तो आपके लिए ये रास्ता है, कैसे भी पढ़ो लेकिन पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, ठीक है भैया। तो कंप्यूटर फर्स्ट ट्रांजैक्शन के वक्त हमारे पास नहीं था, 0 था, बट अभी कंप्यूटर आ गया है, तो 0 में प्लस हो जाएगा, 0 में प्लस हो जाएगा 50,000। दैट्स इट। तो एसेट्स को ऐसे वर्टिकली देखना है आपको, ऐसे वर्टिकली देखना है एसेट्स को। और जब आपको प्रूफ करनी हो अकाउंटिंग इक्वेशन, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको हॉरिजॉन्टली देखना है। अच्छा, कंप्यूटर खरीदने से मेरी कैपिटल पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं। मेरे घर वाले पहले दिन पूछेंगे कितना पैसा लगा दिया दुकान में, मैं कहूंगा 5 लाख। दूसरे दिन कंप्यूटर खरीदने के बाद भी मेरा पैसा कितना लगा हुआ है? 5 लाख। तो कैपिटल मैं आपको चलो प्रूफ कर देता हूं। प्रूफ करने के लिए आपको यहां पर लिखना होता है सर न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन में आपको हर चीज का फ्रेश बैलेंस लिखना है। कैश 5 लाख था, जिसमें से 50,000 कम हो गया, यानी कितना बचा? 4,50,000, है कि नहीं? कैश बचा सर हमारे पास 4,50,000। कंप्यूटर पहले 0 था लेकिन अब आ गया, तो इस वक्त कंप्यूटर का बैलेंस कितना है? 50,000। यानी इस वक्त कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है? अब आप मुझे बताओ, आपके पास दो एसेट्स हो गई कि नहीं हो गई? एक कैश और एक कंप्यूटर, दोनों को टोटल करके देख लो आप, 4.5 लाख और 50,000 कितना हुआ? 5 लाख। यानी आपकी कैपिटल अभी भी कितनी है? आपकी कैपिटल अभी भी 5 लाख है बेटा। लायबिलिटी अभी भी कितनी है? 0। मेरे पे काहे का कर्जा है भाई, सारा अपना पैसा लगा हुआ है। तो बेटा कंप्यूटर की खरीदारी से कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा था ना, तो सेकंड ट्रांजैक्शन के एडजेसेंट यहां पर आपको कैपिटल में कुछ ऐसा ऐड करो, इस 5 लाख में कुछ ऐसा ऐड करवाओ कि जिससे दोबारा 5 लाख ही आ जाए। 0।
तो 5 लाख में आपको ऐड कर देना है सर 0, सो दैट जब आप टोटल करें तो वापस 5 लाख आए। ऐसे ही इस वाले 0 में भी आपको क्या ऐड करना है 0। तो आप देख सकते हैं सर आफ्टर सेकेंड ट्रांजेक्शन ऑल्सो द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। मेरे पास दो एसेट्स हैं जिसमें से एक 4.5 लाख की है, दूसरी 50,000 की है, द टोटल ऑफ विच इज 5 लाख एंड ऑल्सो द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इज ऑल्सो 5 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड है, बैलेंस्ड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अब हमने काम की चीज खरीदी, अब हमने गुड्स खरीदे, हमने खरीद लिए 30,000 रुपए के गुड्स। गुड्स क्या होता है सर? बेटा जिस चीज का हम धंधा करते हैं, मान लीजिए आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, तो अब हमने वो चीज खरीद ली जिसे हम फ्यूचर में बेचें, है ना। गुड्स खरीदे हमने 30,000 रुपीज के। सर इससे क्या होगा? बेटा फिर से न्यू ट्रांजेक्शन, जो हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। सो वी हैव बॉट और परचेज्ड गुड्स। 30,000 रुपए के आप गुड्स खरीदेंगे तो आपके बिजनेस की चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा? दुकान में इस वक्त कैश पड़ा है और कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मालूम है ना आपको। 30,000 रुपए के मैंने गुड्स खरीद लिए, तो कंप्यूटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वहीं बैठा हुआ है, कैश कम हो जाएगा और मेरे पास कुछ आ भी जाएगा, क्या? गुड्स। तो कैश में से आपको यहां पर माइनस करना है सर 30,000। कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या ऐड करूं सो दैट दोबारा न्यू इक्वेशन लिखने पर कंप्यूटर वही नजर आए? तो सर कंप्यूटर में अपन ऐड कर देंगे सर 0, और एक और एसेट आपके पास आ गई जिसका नाम है स्टॉक। स्टॉक आ गया ना आपके पास, है ना सर। तो एक और एसेट आपके पास आ गई जिसका नाम है स्टॉक, 30,000 रुपए का, जो कि आज से पहले नहीं था, बट इस वक्त आपके पास 30,000 रुपए का स्टॉक हो गया है। तो आज से पहले स्टॉक कितना था? पहले वो लिख दो, 0 था सर यहां पर। लेकिन अब इस 0 में क्या ऐड करूं? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का स्टॉक अब आपके पास आ गया है। तो कुछ नहीं, मेरी एक एसेट कम हुई, दूसरी एसेट मेरे पास आ गई, कैपिटल मेरी वहीं की वहीं है, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल के सिर्फ कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, कैपिटल वहीं की वहीं है। तो कैपिटल में मैं कितना ऐड कर दूं? 0। लाइबिलिटी में भी ऐड करूंगा मैं 0। अब मैं हर एक चीज का फ्रेश बैलेंस लिखूंगा। बेटे आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव टू राइट द फ्रेश बैलेंस ऑफ एवरी एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो यहां पर आपको फिर से लिखना न्यू इक्वेशन। अब आप बताइए आपके पास कैश कितना बचा है? 5 लाख था सबसे पहले, फिर बचा 4.5 लाख, फिर 30,000 माइनस हो गया, बचा 4,20,000। कंप्यूटर सर आपके पास पड़ा हुआ है 50,000 रुपए का। स्टॉक देख सकते हैं आज से पहले 0 था, लेकिन अभी अभी ऐड हुआ है, तो इस वक्त स्टॉक की वैल्यू 30,000 है। कैपिटल आपकी कितनी है सर? 5 लाख रुपीस। भगवान की कृपा से लाइबिलिटी हमारे सर पे कोई है नहीं, 0 है। तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आप ध्यान से देखिए बेटा, आपकी यहां पर जितनी भी एसेट्स हैं, आपके पास 1, 2 और 3 एसेट्स हैं, 4, 20, 50 और 30। आप इन तीनों का टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 5 लाख। और कैपिटल भी कितनी है? 5 लाख। लाइबिलिटी है ही कोई नहीं, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी वही टोटल है 5 लाख, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही टोटल है 5 लाख। तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहती है, यही है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। कैपिटल कुछ नहीं है, कैपिटल एक इमेजिनरी फिगर है। मालिक का वो पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है वो कैपिटल है। अब वो पैसा 5 लाख इकट्ठा नहीं दिखेगा, वो एसेट्स के रूप में दिखेगा। तो एसेट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल, एक्चुअली वी कैन से दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4। बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए जरा क्या है। हमने माल बेचा, 10 का माल 10 में बेच दिया, एट पार। एट पार मतलब जितने की चीजें उतने में, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, उतने में ही बेच दिया, ठीक है। 10 का माल 10 में बेच दिया सर। तो अब क्या होगा? इंटरेस्टिंग। सो न्यू यहां पर हम लिख देते हैं जी सोल्ड गुड्स। ट्रांजैक्शंस वाले कॉलम में जो घटना घट रही है वो लिखनी है, यहां पर कोई अंग्रेजी नहीं चेक कर रहा आपकी, मेन मुद्दा ये है, यहां से आपको मार्क्स मिलेंगे जी। सोल्ड गुड्स, हम माल बेच रहे हैं सर। कितने का माल बेच रहे हैं आप? 10,000 का माल 10,000 में ही बेच रहे हैं। तो सर स्टॉक कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। और कस्टमर आपकी जेब में कितने पैसे दे देगा? 10,000। तो कैश बढ़ जाएगा 10,000 रुपए से। अब खुद सोचो, कसम है तुम्हें, कंप्यूटर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कंप्यूटर में हम कितना ऐड कर देंगे फिर? 0। सर 0 क्यों ऐड कर रहे हो? कंप्यूटर 0 नहीं हो जाएगा उससे? अबे पागल वागल हो गया क्या? 50,000 में 0 ऐड कर रहा हूं ताकि दोबारा यहां पर 50,000 में 0 ऐड करने में 50,000 ही लिख दूं मैं न्यू इक्वेशन के वक्त। सर कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना गया उतना ही हमारी दुकान में आ भी गया। मजा तो तब हो ना जब दुकान में से कम जाए और दुकान में ज्यादा आ जाए। तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इसमें ऐड करेंगे 0। लाइबिलिटीज में भी हम ऐड करेंगे 0। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन के क्या हाल है।
सर कैश हमारे पास हो चुका है 4,30,000 दुकान के अंदर, कंप्यूटर की वही वैल्यू है 50,000, और गुड्स यानी स्टॉक अब सिर्फ 20,000 रुपए के बचे हैं। तो अगर मैं तीनों एसेट्स को जोड़ूं तो अभी भी मेरा टोटल आ रहा है 5 लाख, और मेरी कैपिटल अभी भी 5 लाख प्लस 0 यानी कितनी है, 5 लाख। कर्जा मेरी दुकान पे कोई है नहीं, तो लायबिलिटी है 0। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, चलो भाई अब बात करते हैं सर अगली ट्रांजैक्शन की। तो बेटा याद रहे, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन करना है। सर झूठ क्यों बोल रहे हो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद क्यों नहीं करी फिर आपने न्यू इक्वेशन? मेरे भाई फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखने के बाद अगर मैं न्यू इक्वेशन करता, सॉरी, क्या मेरे पास कुछ प्लस करने को माइनस करने को था? नहीं ना, इसलिए नहीं लिखा। पांचवी और आखिरी ट्रांजैक्शन में हमने रेंट पे कर दिया सर, तो हम लिखेंगे पेड रेंट। इंटरेस्टिंग है, रेंट पेड। सर 2,000 रुपए हमने रेंट पे कर दिया। अब 2,000 रुपए अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो कैश कम हो जाएगा आपकी दुकान का, तो कैश में से अपने को माइनस कर देना है सर 2,000 रुपए। कंप्यूटर और स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐड करेंगे 0, ऐड करेंगे 0। लाइबिलिटी भी, कोई कर्जा भी नहीं हुआ मेरे ऊपर कोई, भाई मैंने रेंट आया मैंने पे कर दिया, तो काहे का कर्जा? तो लाइबिलिटी में भी सर मैं ऐड करूंगा 0 सर। अब किसी एसेट पे फर्क पड़ा नहीं, लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा नहीं, तो एक ही चीज बची है जिस पे फर्क पड़ सकता है, कैपिटल। एंड यस, कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेंट पे करने से क्या हुआ, देखो आज से पहले क्या हो रहा था कि एक चीज, एक एसेट जा रही थी दूसरी आ रही थी। यहां देखो, कैश गया तो कंप्यूटर आ गया, यहां कैश गया तो स्टॉक आ गया, यहां स्टॉक गया तो कैश आ गया। लेकिन रेंट पे करने पर कैश जाएगा, लेकिन बदले में प्रॉपर्टी के मालिक थोड़ी बन जाओगे आप, बिल्डिंग थोड़ी आ जाएगी आपके पास। एक सर्विस बेनिफिट मिला आपको, सिर्फ 1 महीने के लिए दुकान यूज करने को मिल गई आपको। इसको बोलते हैं एक्सपेंस, खर्चा, और खर्चे कैपिटल को कम करवा देते हैं। सोचो ना, बैठे बिठाए मालिक की पूंजी कम हो गई, तो कैपिटल में से अपने को माइनस कर देना है 2,000 रुपए। दैट्स इट। अब बेटा हमें अपनी फाइनल इक्वेशन लिख देनी है, बिकॉज अब ट्रांजैक्शंस तो खत्म हो गई हैं जो मैंने आपको दी थी इस क्वेश्चन में। तो काम वही करना है न्यू इक्वेशन वाला, पर नाम देना है फाइनल इक्वेशन। क्या नाम देना है? फाइनल इक्वेशन। कैश बचा है हमारे पास अब 4,28,000, 50,000 का कंप्यूटर है, 20,000 रुपीज का हमारा गुड्स बचे हैं हमारे, और कैपिटल हमारी दुर्भाग्यवश कम हो चुकी है, 4,98,000 हो चुकी है कैपिटल। लाइबिलिटी इस वक्त 0 है। आप देख सकते हैं कैपिटल कम हो गई है, पर फिर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल अभी भी वही है। आप देख सकते हैं इन तीनों एसेट्स का टोटल भी 498 है, और राइट हैंड साइड का टोटल भी 498 है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स ये रहे, सिर्फ कैश की बातें देखनी है तो ये रहा वर्टिकल कॉलम, ये कंप्यूटर, ये स्टॉक, ये कैपिटल, ये लाइबिलिटीज। ठीक है, और जब चेक करना हो आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन न्यू इक्वेशन के वक्त, तो आपको हॉरिजॉन्टली चेक करना है कि न्यू इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और इससे पहले जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना? थोड़ा सा इंतजार करना होता है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, नो डाउट। अब आपको क्या करना है सर, बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड वीडियो, है ना, अपने घर से क्या क्या करके लाना है आपको? तो भैया एक तो ये वाला एमसीक्यू आपको करना है होमवर्क में, उसके बाद ये आपको करना है होमवर्क में, उसके बाद समरी आज की अभी बताता हूं, ये आपका मेन होमवर्क है जिसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करनी है। जैसे 5 ट्रांजैक्शंस के साथ मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करी थी ना, ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करनी है सर। दिस इज योर होमवर्क सर फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा आपको डीपीपी वगैरह मिलती है तो वो भी आपको अटेम्प्ट करनी है। तो आज की समरी में मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ बताया, उसके बाद मैंने आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में बताया, मैंने आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मैंने आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से पैदा होने वाली चीज जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बारे में बताया। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है सर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमने जाना, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को ड्रॉ करना भी सीखा। इतना कुछ हमने पहले सेशन में ही कंप्लीट कर लिया, बेस बिल्डिंग सेशन में। आई होप आपको बेस बिल्डिंग सेशन देखकर बहुत मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, है ना? सारे सेशंस आपको टाइम से कंप्लीट करने हैं, तभी एग्जाम में आप फोड़ कर आओगे, अदरवाइज बीच में अगर ब्रेक लगा तो ब्रेक लग जाएगा तुम्हारे पे भी। ठीक है दोस्तों, अलविदा चाहूंगा आपके सेशन से। होमवर्क आप घर से कर लाइएगा।
आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐप के अंदर, टीचर रेटिंग का ऑप्शन, या डीपीपी जो जाती है उसको रेट करने का ऑप्शन। उसमें आप पार्टिसिपेट अच्छे से करें, जो भी रेटिंग आप देना चाहते हैं टीचर को, मैं ये नहीं कहता मुझे टॉप नॉच रेटिंग ही दो, जो भी रेटिंग आप देना चाहते हैं वो जरूर से जरूर दें, और डीपीपी रेटिंग भी जरूर से जरूर दें। डीपीपी रेटिंग में आप डीपीपी को रेट करेंगे, अपने आप को नहीं। मतलब कि डीपीपी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो मतलब आपकी प्रैक्टिस कमजोर है, डीपीपी ठीक है भाई। तो डीपीपी रेटिंग और टीचर रेटिंग थोड़ा सा ध्यान से पार्टिसिपेट करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।